नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी के 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? ऑप्शन ए दिया गया कार्यालय आदेश, ऑप्शन बी है अधिसूचना, ऑप्शन सी है ज्ञापन, ऑप्शन डी है परिपत्र। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी अधिसूचना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है दोस्तों? तो आपको बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा गया है। इसके रचनाकार चंद्रबर दाई हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो गौ शब्द का वचन आपको पहचानना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो गौ शब्द एक वचन है, इसका बहुवचन गौवें बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी एक वचन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन 33 हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और मूल व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन का वर्ग से पावर्ग तक इनकी संख्या 25 होती है दोस्तों। अंतःस्थ व्यंजन यार अलावा इनकी संख्या 4 होती है। उष्म व्यंजन शाखा साहा इनकी संख्या 4 होती है। और अंतःस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी नौकरी। इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध दिया गया है और ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी वर्तनी ठीक है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी वर्तनी सही लिखी गई है। तो राइट आंसर बनेगा वर्तनी की दृष्टि से रचयिता शुद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट दिया गया है और शेष सभी अशुद्ध हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद क्या बनेगा दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से? तो गायक का संधि विच्छेद गय प्लस अक, इसमें अयाद स्वर संधि है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, नाविक का सही संधि विच्छेद है। तो नाविक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों नाविक का सही संधि विच्छेद 9 + 1 बराबर होता है नाविक, इसमें अयाद स्वर संधि है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 9 + 1 बराबर नाविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, आमरण में कौन सा समास है? आमरण में आपको समास बताना है दोस्तों। राइट आंसर बनेगा यहाँ पे आमरण शब्द का समास विग्रह मरण तक है, इसमें अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय होता है जिसमें उपसर्ग भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों आपको बताना है तो कौन सा शब्द कर्मधारय समास का नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा विद्याभ्यास में तत्पुरुष समास है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। और शेष में कर्मधारय समास है नीलगाय तथा प्रियसखा। नीलगाय और प्रियसखा में पहला पद विशेषण है, जबकि कृताकृत में दोनों पद विशेषण है। कृताकृत में दोनों पद विशेषण है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कर्मधारय समास का नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, आपको बताना है
ऑप्शन ए दिया गया किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, ऑप्शन बी है किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, जैसे प्रति प्लस अक्ष बराबर होता है प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलम। अलम यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अलंकार में अलम उपसर्ग है और अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, यथेष्ट पर्याप्त होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है या पद्यांश होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा प्रत्यय अभिकारी शब्दांश होते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उनके अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, प्रत्यय शब्दांश होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों अंश। तत्सम शब्द है जिसका तद्भव अंश होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है तत्सम कहते हैं, ऑप्शन बी है देशज कहते हैं, ऑप्शन सी है विदेशी, ऑप्शन डी है तद्भव। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तद्भव कहलाते हैं। और जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं तत्सम कहलाते हैं। देशज क्या होते हैं दोस्तों? देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो गेहूं शब्द का तत्सम रूप गोधूम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गोधूम बनेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में। तो राइट आंसर बनेगा 3 तद्भव शब्द हैं, इसका तत्सम तृण होता है दोस्तों, तृण। तो यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी। और नग्न तथा भ्रमर तत्सम शब्द दिए गए हैं दोस्तों, नग्न और भ्रमर किस प्रकार के शब्द हैं? ये तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से संज्ञा शब्द है, इनमें से आपको संज्ञा बतानी है, कौन सा संज्ञा शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा आकाश संज्ञा शब्द है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे राम, आम, ये सब संज्ञा शब्द हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा थकावट है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसके अतिरिक्त घबराहट, चढ़ाई, सजावट और बहाव और दौड़ क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है विशेष, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है विशेषण एवं विशेष, ऑप्शन डी है विशिष्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय ज्यों के त्यों अर्थात समान रूप में रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए उन्हें अविकृत, अविकारी या अपरिवर्तनशील कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अव्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राम धीरे धीरे पढ़ता है वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय धीरे धीरे का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से अरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अरण शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो अरण शब्द का पर्यायवाची कांतार है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है तरंगड़ी, ऑप्शन बी है सरोज, ऑप्शन सी है तड़ांग, ऑप्शन डी है मृगांक। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है सरोज, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, अध का विलोम है। तो अध का विलोम आपको बताना है दोस्तों। तो अध का विलोम क्या बनेगा? तो अध शब्द का विलोम पूर्ण होता है, समाप्त तथा खत्म एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। समाप्त शब्द का विलोम प्रारंभ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, जागृत का विलोम है। तो जागृत का विलोम आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सुप्त होता है। जागृत शब्द का विलोम सुप्त होता है और जागरण शब्द का निद्रा तथा जागृति शब्द का विलोम सुसुप्ति होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, रोपण का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, रोपण का विलोम शब्द उन्मूलन होता है और विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है दोस्तों। तो किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, उन्मूलन। रोपण का विलोम उन्मूलन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूध का रंग डैश आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दूध का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, आज आकाश में, यहाँ पे आपको फिल करना है, छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जलद का अर्थ बादल होता है और पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, आज आकाश में जलद छाए हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? तो जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, अर्थात जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो,
उसे किंग कर्तव्य मोड़ कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, किंग कर्तव्य मोड़, विमोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर बनेगा अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है, और अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दुराग्रही, और अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लापता होना, दिखाई न देना। इस मुहावरे का प्रयोग किसी व्यक्ति तथा वस्तु के लापता होने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लापता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ सुंदर वस्तु में और गुण होना, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा, क्या बनेगा दोस्तों सरल रूप। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाची का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, दादी से चला नहीं जाता, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दादी से चला नहीं जाता वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में क्रिया भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाचक कहते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कर्ता करे, कुछ कार्य करे, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह को के लिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अधिकरण कारक है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में दोस्तों, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो पुल्लिंग शब्द, तो क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना और रीति स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, क्षेत्र। क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, क्षमा और घटना और रीति ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है, से सभी पुल्लिंग है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और से सभी पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है, तो वाक्य का काल क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण वर्तमान काल है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है।
सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी। तो इनमें से कौन सी सही वर्तनी दी गई है दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आनुषंगिक। इस प्रकार से लिखा जाता है, सही वर्तनी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है भारतीय संघ की राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया था, ध्यान रखिएगा 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, किस तिथि को भारत को संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 14 सितंबर 1949। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि का दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी है। तो ऑर्डर का सटीक हिंदी इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द आदेश है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। और दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।